लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब मदर वेसल वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एयर पावर्स के साथ अटैक करती है तो वहां ल्यू फेंग उसी की पावर्स को डाइवर्ट कर देता है और उसी के हस्बैंड को वहां पर जख्मी कर देता है, जिससे वो काफी सा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी पावर्स को यूज करते बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए वहां ल्यू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो ल्यू फेंग के करीब पहुंचते हैं इसी के साथ ही वहां ल्यू फेंग जो होता है वहां पर अपने ब्लैक होल को यूज करते हुए अपने आप को वहां पर उसके अंदर गायब कर देता है और वहां पर से दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। और जब वो वहां पर अटैक करते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इस बात से वो काफी हैरान होती है। उसका हस्बैंड लाकर उसे कहता है कि वो तुम्हारी जगह के ऊपर है जहां पर से तुम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आई थी, और वो भी इस बात से काफी हैरान होती है कि वहां पर कैसे पहुंच गया। जबकि दूसरी तरफ वहां ल्यू फेंग जो है अपने हाथ में मेटल बॉल को निकालता और साथ ही अपने हाथ के ऊपर एक्वा आर्मर को चढ़ाकर मेटल बॉल को हाथ में पकड़ता और कहता है अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ, मैं अपनी इनर स्पेस के अंदर से लाइफ फॉर्म्स को भी बाहर निकाल सकता हूँ। और साथ ही वहां पर अपने हाथ के ऊपर उस आर्मर को चढ़ाकर एक पंचिंग वाला आर्मर बनाता है और साथ ही उसको जबरदस्त पंच मारता है उस ब्लैक होल को जो कि उसके करीब होता है। तो जब वो वहां पर से हाथ डालता है दूसरी तरफ से वो बाहर निकलता है और उसकी वाइफ जो होती है जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो वहां ल्यू फेंग कहता है कि मेरी एबिलिटी जो है वो यहाँ पर इंसानों को भी इसके अंदर से आर पार ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। टेक्निक को यूज करने के लिए मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाता रहा हूँ। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए पूरे एक महीने के लिए मैं वहां पर इस स्पेस को इतना बड़ा करता रहा ताकि एक साइड से निकलकर दूसरी साइड में जा सकूं, क्योंकि मेरा ब्लैक होल जो है वो किसी भी बारीक से सुराख से भी दूसरी तरफ निकल सकता है। जबकि वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लॉक रूम के अंदर भी जा सकता है और ये वाली कहानी तो उस घोस्ट की कहानी के जैसी ही है। ल्यू फेंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस घोस्ट की बातें कर रहे हो, जबकि डांडाई और ज़ेंगी दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि हमारे सेक्टर में जो पूरे एक महीने से भूत की कहानियां चल रही थी वो सारी की सारी तुम्हारी वजह से थी, क्योंकि तुम वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यहीं पर दिखाते हैं कि हस्बैंड भी जख्मी होता है, उनका बेटा बुरी तरह से जख्मी होता है, वो बेहोश हो चुका होता है, साथ ही वाइफ भी बुरी तरह जख्मी होती है। इसी के साथ ही डांडाई कहता है कि चलो जल्दी से इन सभी को पकड़ लो और वो अपने अपने बीस्ट को आगे भेजते ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हस्बैंड जो होता है वहां पर अपनी बीस्ट फ्रीज को एक्टिवेट करता है और उसकी जो फुल पावर्स होती है जो कि अल्टीमेट टेक्निक होती है उसको रिलीज करता है और कहता है मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि ज़ेंगी कहता है कि इसके पास अभी भी यहाँ पर किसी किस्म की अल्टीमेट ट्रिक बाकी है। तो ज़ेंगी कहता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है और उसकी वाइफ चलाकर उसे कहती है कि माय डियर प्लीज ऐसा मत करो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, ऐसा मत करो। कि वो उसे कहता है कि जान को लो यहाँ पर से निकल जाओ, क्योंकि जान बेहोश हो चुका है और तुम भी यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो, हम तीनों यहाँ पर से नहीं निकल पाएंगे, मैं यहाँ पर इन्हें रोक कर रखूंगा जबकि तुम दोनों यहाँ पर से निकल जाओ। जबकि उसकी वाइफ उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट नहीं करने दूंगी, क्योंकि अगर तुम इसी तरह फाइट करते रहे तो एंड पर तुम भी नहीं बचोगे, हम लोग सरेंडर कर देते हैं। जबकि उसका हस्बैंड उसे कहता है कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, हम लोग यहाँ पर सरेंडर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर सरेंडर करेंगे तो क्या होगा, वो लोग यहाँ पर हमसे हमारे सीक्रेट जानना चाहेंगे और हमें यहाँ पर सीक्रेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग इंसानों के बीच छुपकर रह रहे थे और हम लोग कभी भी इनकी वेसल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं थे और हमें डेमिगार्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और उन्हें लगेगा शायद हम लोग उनसे झूठ बोल रहे हैं, इसी वजह से वो लोग हमें टॉर्चर कर करके मार डालेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर सरेंडर करना चाहिए, तुम जान को लो यहाँ पर से निकल जाओ, मैं यहाँ पर इन लोगों को बेट अप करूंगा, अगर मैं इनको मार पाया तो तुम्हारे पीछे पहुंच जाऊंगा, अगर नहीं मार पाया तो फिर तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारना और मैं चाहूंगा कि दोबारा कभी भी डेमिगार्ड के इस काज के लिए फाइट करने के लिए इस फाइटिंग में हिस्सा मत लेना और तुम दोनों जाकर इंसानों के बीच छुपकर जिंदगी गुजार सकती हो। अंडे कहता लगता है किसी किस्म की अल्टीमेट ट्रिक को यूज करने वाला है, इस वजह से वो बाकी सभी से कहता है कि सभी लोग स्प्लिट अप हो जाओ और हमें इसी टारगेट के ऊपर फोकस करना है। और इसी के साथ ही फादर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पता है कि जब यहाँ पर डायनासोर्स रहा करते थे उस वक्त यहाँ पर आसमान के ऊपर से एक बड़ा सा मीटरराइट ग्राउंड के ऊपर गिरा था। उस मीटरराइट के गिरने के बाद वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जितने भी बीज थे वो सारे के सारे चिल्लाना शुरू कर दे, वो सभी लोग घबरा गए थे, वो सभी लोग यहाँ पर घबराहट के मारे भाग रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सभी लोग मरने वाले हैं। लेकिन उस वक्त भी एक बीस्ट ऐसा था जो कि वहाँ पर आसमान की तरफ उस मीटरराइट की तरफ देखकर रोर कर रहा था, जैसे कि उसे बता रहा था कि इस पूरी की पूरी धरती का किंग मैं हूँ और चाहे तुम यहाँ पर गिर भी जाओ, चाहे तुम मुझे मार भी डालो, तब भी यहाँ पर किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो था उस वक्त का किंग था, यानी टी-रेक्स था। इसी के साथ ही वहाँ पर सामने की तरफ पंच करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जैसे वो बीस्ट फरी को यूज करते हुए सामने पंच मारता है तो इसी के साथ सामने उसके केकड़ा होता है, साथ ही बड़ा सा पैर होता है, तो दोनों जो होते हैं उनके बाजू और साथ में उनकी जो क्लास होती है वो टूट जाते हैं और बुरी तरह से वो जख्मी हो जाते हैं। ल्यू फेंग उनसे कहता है कि यहाँ पर अचानक से इसके पास इतनी पावरफुल फोर्स कहाँ से आ गई। ज़ेंगी अपने लामार से कहता है कि लामार हमार क्या तुम ठीक हो, जबकि किन फेंग उनसे कहता है कि मेरे केकड़े की दोनों टांगे टूट चुकी हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँ, बहुत ही बुरी तरह जख्मी है। और ब्रदर ज़ेंग का जो बड़ा सा ट्री होता है उसका भी आधा हिस्सा काट चुका था, वो कहता है कि मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर भी बहुत ही बुरी तरह जख्मी है। तरफ दिखाता है कि फादर ने जिस बाजू के साथ में पंच मारा था उस बाजू के ऊपर दिखाता है काफी सारे क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तो डांडी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर से ज़ेंग और जाओ से तुम दोनों को यहाँ पर से पीछे हटना होगा। वो दोनों से कहता है कि तुम लोग रिट्रीट करो क्योंकि तुम्हारे पास मॉन्स्टर्स नहीं है फाइट करने के लिए। और साथ ही वहाँ पर जो और इसी के साथ ही ज़ेंगी जो होता है वो अपने लामार के साथ स्नाइपर के साथ उसके ऊपर शूट करता है, तो स्नाइपिंग शूट जो होता है वो सीधा उसके पेट के ऊपर लगता है, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर लेता है अपने पेट के साथ ही। तो ज़ेंगी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, इसने यहाँ पर इस अटैक को कैसे ब्लॉक कर लिया, वो उसके पेट के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ से शैडो कैट जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाती है और जाकर उसकी बैक के ऊपर अपने पंजे से अटैक करती है और वो भी उसके पंजे को वो भी अपने पंजे के साथ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। और फादर पीछे की तरफ घूमता है और उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। शैडो कैट टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करते हुए अपने आप को बचा लेती है, लेकिन नीचे से काफी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो डांडी कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर वो मुझे मेरी कैट को पंच मारता तो ये मर जाती, लेकिन मैं यहाँ पर उसके ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ज़ेंगी कहता है कि अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि हमारे अटैक्स इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग तो यहाँ पर इसको नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहे। जबकि ल्यू फेंग उनसे कहता है कि नहीं बेवकूफ, जरा गौर से देखो, जहाँ पर भी तुम लोगों ने अटैक किया वहाँ पर क्रैक्स पड़े हुए हैं, इसकी बॉडी के ऊपर निशान पड़ते जा रहे हैं। इन लाइनों का मतलब यह है कि इसकी बॉडी जो है अंदर से डीके हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये अपनी लाइफ फोर्स
फोर्स को यूज करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है और जो ज्यादा देर तक अपनी लाइफ फोर्स को यहाँ पर बरकरार नहीं रख पाएगा, यानी कि एक दो और अटैक हो जो खुद ही यहाँ पर अंदर से फट जाएगा। तो फादर ने वहाँ पर फैसला कर लिया कि वो अपनी बॉडी को यानी लाइफ फोर्स को यूज करते हुए इनको मारने वाला है। तो मदर वहाँ पर कहती है कि मुझे लगता है कि ये नहीं रुकेगा और वो अपने बेटे जान को लेती है, वहाँ पर से भाग जाती है और उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और मेरे बेटे को सेफ रखने के लिए, और वहाँ पर से भाग जाती है। जैसे वहाँ पर से भाग कर जा रही होती है तो ज़ेंगी कहता है कि वहाँ पर से जा रही है, हमें सूरत को रोकना होगा, जबकि फादर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और साथ ही वहाँ पर फिर से पाँव मारता है ग्राउंड के ऊपर, काफी सारी फसल को बर्बाद कर देता है और कहता है अगर तुम लोगों ने यहाँ पर उसका पीछा करने की कोशिश की तो मैं सारी फसल को बर्बाद कर दूंगा। ज़ेंगी कहता है कि हमें उन माँ बेटे का पीछा करने की बजाय से रोकना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन यहाँ पर फसलों को सेफ रखना है और जो फसल को बर्बाद कर रहा है। तो इसी के साथ ही लियू फेंग जो होता है अपनी एयर पावर को सॉरी अपनी बबल पावर को यूज करते हुए अपने बबल को उसके सामने भेज देता है, क्योंकि जैसे वहाँ पर उसे पंच मारने लगता है तो बबल उसके सामने आ जाता है और उसकी जो पावर्स होती हैं वो उस बबल के अंदर चली जाती है और वहाँ पर से वो दूसरी तरफ उस पावर्स को बाहर निकाल देता है। इसी तरह वहाँ पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है, वो उसके ब्लैक होल के अंदर बहुत सारे पंचेस मार रहा था, वो पागलू की तरह पंचेस मार रहा है और इसी के साथ ही लियू फेंग जो होता है उसी की पावर को वापस उसी के ऊपर शूट कर देता है। फादर को वहाँ पर बिल्कुल भी होश नहीं रहती कि वो क्या कर रहा होता है, वहाँ पर वो पागलू की तरह पंचेस मारे जा रहा था, हालांकि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ते जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो एक बहुत ही पावरफुल पावर को यूज करते हुए एक पंच मारता है। इस बार का पंच होता है इतना पावरफुल होता है कि वो ब्लैक होल को भी पार कर जाता है, ब्लैक होल के साथ पीछे की काफी सारी फसलों के हिस्से को बर्बाद कर देता है। तो इतनी सारी फसल बर्बाद कर देने के बाद ये वाला पंच उसका आखिरी पंच होता है, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से क्रैक्स पड़ चुके होते हैं। तो ज़ेंगी कहता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर क्रैक से भरी हुई है। लियू फेंग जो होता है वहाँ पर अपने ब्लैक होल को बबल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो कहता है कि इसके पंच के अंदर इतनी पावर थी कि इसने मेरे ब्लैक होल को भी यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जबकि इसी के साथ ही फादर टी-रेक्स होता है अपनी वाइफ और अपने बेटे की तरफ देखता है कि वो लोग यहाँ पर से निकल चुके हैं, जब उसे लगता है कि वो लोग जा चुके हैं, इसी के साथ ही वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर मर जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 151 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर वेसल्स का ये प्लान जो था फसलों को बर्बाद करने वाला, क्या ये यहाँ पर कामयाब रहा, क्योंकि बाकी के सभी प्लांट्स के ऊपर भी वेसल्स ने अटैक किया था। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो तीनों वेसल्स में से एक जो फादर होता है वो मर जाता है और बाकी के दोनों वहां से भाग जाते हैं और इसी के साथ इनका मिशन पूरा हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सभी जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो बैठे होते हैं। तो सिस्टर गावलिंग उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, हम लोगों ने जहाँ पर बहुत ही कम नुकसान झेला, यानी कि फसल को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा और साथ ही तुम लोगों ने वहाँ पर एक ए ग्रेड के मिशन को पूरा कर दिया। इस मिशन को पूरा करने की वजह से हमें यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, यानी कि हमें काफी सारा रिवार्ड भी मिलेगा। तो लियू फेंग उसे कहता है कि मुझे बाकी की सभी बैटल्स के बारे में बताओ कि बाकी के प्रोडक्शन प्लांट्स के ऊपर बैटल्स कैसी रही, हमें यहाँ पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्या कम है या ज्यादा है। तो उसे कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, मैंने सुना है कि बाकी के सभी ग्राउंड्स के ऊपर प्रोडक्शन प्लांट्स के ऊपर इन वेसल्स ने अटैक किया था, इसी तरह जिस तरह से तुम्हारे प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें वहाँ पर से चेज करके भेज दिया गया, यानी कि वो सभी लोग वहाँ पर से भागकर चले गए। तो प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर अलायंस के लोगों ने अपनी फसलों को हार्वेस्ट कर लिया और उनको स्टोर कर लिया है। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ज़ेंगी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनका प्लान इतनी जल्दी खत्म हो सकता है, उन लोगों ने यहाँ पर इतने बड़े प्लान को ऑर्गेनाइज किया लेकिन उसके बाद साथ इस प्लान को खत्म कर दिया, यानी कि ये प्लान खत्म हो गया, इतनी जल्दी ये प्लान खत्म कैसे हो सकता है, आखिर इसमें कुछ ना कुछ तो राज की बात हो सकती है। तो जो इसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर उनका प्लान कुछ और हो सकता है। तो लियू फेंग उनसे कहता है कि उन सभी लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ किया था ताकि वो लोग यहाँ पर हमारे सामने आ सके, यानी कि वो अलायंस के सामने आकर ये सारा का सारा कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में उनके प्लान में भी यहाँ पर कुछ कमी है, वो लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ और जरूर करेंगे। तो डांडे कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर हमारी पावर्स को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्हें असल में पता नहीं था कि हम लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो ज़ेंगी उसे कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जिस तरह से फायर को जीते हैं, मुझे लगता है कि लियू फेंग की वजह से जीत पाए, क्योंकि इसकी नई टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। लियू फेंग उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी टेक्निक को सुनने के बाद वहाँ पर किसी गोश्त की बात कर रहे थे। ज़ेंगी उसे कहता है कि हाँ, जब तुम वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए क्लोज डोर के अंदर चले गए, उसके बाद से यहाँ पर रात के वक्त काफी सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से सभी लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास हो गया कि हमारे सेक्टर के अंदर भूतों का वास है। सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और सिस्टर जैन ने कहा कि उसका खाना गिर गया था, जब उसे उसका पाँव टकराया और वो गिर गया, उसका खाना अचानक से गायब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा था। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वेसल्स की गैदरिंग का दिखाया जाता है, सभी वेसल्स जो होते हैं अपने मिशन को पूरा करके वापस आते हैं, जबकि मदर वहाँ पर अकेली रो रही होती है और जान की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। तो इसी के साथ प्रोफेसर उन लोगों से कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे नुकसान का बहुत ज्यादा अफसोस है, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ पर डेमीगार्ड के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया है, तो इसके लिए मतलब यहाँ पर हम लोग तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, यानी कि अब जब भी यहाँ पर हमें अपनी दुनिया मिल जाएगी उसके बाद तुम्हें यहाँ पर पूरे प्रिविलेज मिलने वाले हैं। मदर कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की आखिरी विश को पूरा करना चाहती हूँ और उनकी आखिरी विश देती है कि मैं अपने बेटे के साथ सादगी के साथ जिंदगी गुजारूं, हम लोग दोबारा तुम्हारी वार में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसी के साथ इसका बेटा कमीना जान भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर खड़ा होकर उन लोगों से कहता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, और साथ ही वहाँ पर वो अपने पास से कहानी बनाकर उनसे कहता है कि मेरे फादर जो थे वहाँ पर जी जान लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन उन कमीने इंसानों ने वहाँ पर उसे धोखा दिया, उन्होंने उसके पीठ के पीछे अटैक किया, फादर की पावर्स उनके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ी और उन्होंने वहाँ पर बड़ी आसानी से उन सभी को हरा दिया था और वो सभी लोग माफी की भीख मांग रहे थे। और मेरे फादर का आपको पता है कि वो एक नरम दिल इंसान है, इसी वजह से मेरे फादर ने उन कमजोर इंसानों को माफ कर दिया, लेकिन इसी के साथ उन इंसानों ने ये चाल चली थी, उन्होंने हमें धोखा दिया और मेरे फादर के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरे फादर वहाँ पर मारे गए। इसका मतलब यह है कि इंसानों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा मत करना, वो इंसान बहुत बड़े कमीने और घटिया है। तुम लोग यहाँ पर
मेरे फादर की मौत का बदला लो। तो वो सभी लोग कहते हैं कि इसके फादर के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, हमें पता था कि इंसान गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन जहाँ पर तो वाकई में ये सच निकला, इंसान जहाँ पर धोखा देते हैं। तो सभी लोगों से कहते हैं कि बेटा तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इन कमीने इंसानों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हम वेसल्स जो है अब यहाँ पर राज करेंगे और हमारा वक्त आने वाला है क्योंकि डेमिगॉड वापस आने वाले हैं। जबकि प्रोफेसर उनसे कहता है किसी को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत ही जल्दी डेमिगॉड यहाँ पर वापस आने वाले हैं और जैसे डेमिगॉड यहाँ पर वापस आएंगे वो इंसानों का इस दुनिया के ऊपर आखिरी दिन होगा। सभी लोग वहाँ पर साइन बनाते हैं और कहते हैं कि रिटर्न ऑफ द डेमिगॉड, और सभी लोग वहाँ पर इस बात की आशा करते हैं कि डेमिगॉड के वापस आने के बाद इंसानों को मुकम्मल तौर पर मार दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। जबकि जान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, साथ ही वहाँ पर उन सभी को बहला फुसलाकर ये सारी बातें कर वो अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका मकसद यहाँ पर पूरा हो रहा है। लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा जी तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर सभी लोगों को इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो, तुम अपने पास यहाँ पर बातें बना रहे हो, हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब जबकि हमारा मिशन पूरा हो चुका है तो हमें यहाँ पर से वापस जाना चाहिए। साथ ही मदर प्रोफेसर से कहती है कि हमारा मिशन तो यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि हम लोग वहाँ पर उनके प्रोडक्शन प्लान्स को बर्बाद नहीं कर पाए, ज्यादातर लोग फेल होकर वापस आए हैं। जबकि प्रोफेसर उसे कहता है कि नहीं, जहाँ पर ये प्लान मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरे मुताबिक ही चल रहा है। इसका मतलब यह कि बहुत ही जल्दी इंसानों को यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा असली प्लान था क्या। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाई फैमिली का दिखाया जाता है। तो फाइनली बाई फैमिली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर बाई फैमिली यानी यंग मास्टर बाई के अंकल जो होते हैं वो अपने बीस्ट को छठी बार मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाने के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और आपको पता है कि सिर्फ 6 तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और 6 तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बीस्ट को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में भेजा जा सकता है। और यहाँ पर आखिरी बार अप्लाई करने वाले यानी कि इस बार सक्सेस के चांसेस 100% हैं। और वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी समन किए हुए होते हैं और मास्टर बाइक वहाँ पर सभी लोगों से काफी अच्छे से मिल रहे होते हैं। यहीं पर उसके अंकल जो होते हैं अपने स्नो पेल को वहाँ पर रिलीज करते हैं। तो हमारा यंग मास्टर बाइक सोच रहा था कि एक बार यहाँ पर अंकल ने अपने बीस को इवॉल्व कर लिया क्योंकि ये तो 100% गारंटी है कि वो अपने बीस को इवॉल्व कर ही लेंगे और उसके बाद मैं भी यहाँ पर अपने बीस को इवॉल्व कर लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर अपने डाई बाइक के साथ सिर्फ अंकल की वजह से रुका हुआ था कि कहीं उन्हें बुरा महसूस ना हो कि मैंने पहले अपने बीस को इवॉल्व कर लिया। तो उनके इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर लाए जाते हैं और जो स्टार स्कैटर फ्रूट होता है उनके सामने वहाँ पर स्टार स्कैटर फ्रूट लाया जाता है और वो उसको अपने हाथ में एनर्जी की शेप में चेंज करते हैं और कहते हैं तो सभी लोग दिल थाम कर बैठो, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। और साथ ही उसको एनर्जी की शेप में चेंज करने के बाद अपने स्नो पेल की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और वहाँ पर काफी सारी रोशनी चमकती है। तो मास्टर भाई जो होते हैं वहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं मेरे छोटे भाई तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने अपने बेस को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में भेज दिया। और बाकी के सभी लोग भी इसे कंग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन इसी के साथ स्नो पेल की रोशनी जो होती है कम होना शुरू हो जाती है। तो ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं। तो मास्टर भाई जो होते हैं छोटे मास्टर भाई होते हैं वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या मेरा बीस्ट इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा। लेकिन इस बार तो यहाँ पर इवोल्यूशन के चांसेस 100% थे क्योंकि ये मेरा छठी बार है। तो मास्टर भाई से कहते हैं मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दोबारा से इवॉल्व होगा, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की होगी, दोबारा से यहाँ पर करके देखो। लेकिन इसी के साथ स्नो पेल के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और उसे शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये देखने के बाद यंग मिस बाई, यंग मास्टर बाई और फादर बाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, जबकि उनके अंकल जो होते हैं चिल्लाकर कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर मेरे इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या मसला था कि यहाँ पर मेरा बीस जो है वो शॉक में चला गया है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन प्रोफेसर का दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बड़े आराम से बैठे होते हैं। वहाँ पर फ्लेमी को उनके प्लान के बारे में पता चलता है। फ्लेमी कहता है क्या तुमने वहाँ पर उनको फसलें बर्बाद करने के साथ साथ उन्हें एक पाउडर देकर भेजा था कि उस पाउडर को उन फसलों के अंदर डाल दे ताकि वहाँ पर जितने भी फल फ्रूट उनके सब्जियों के साथ फसलों के साथ लगने वाले हैं उन सभी के अंदर पॉइजन चला जाए। ये वाला स्पेशल पॉइजन जो होता है ये पॉइजन लेडी ने बनाया होता है। तो पॉइजन लेडी जो होती है उसे कहती है कि हाँ मैंने एक स्पेशल किस्म का पॉइजन बनाया है, ऐसा पॉइजन जो कि उनकी फसलों को बर्बाद कर देगा, जिसके साथ उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी फसल के साथ जो फ्रूट निकला है वो कंटेमिनेटेड। और जब वो अपने बीज को इवॉल्व करने के लिए उन्हें वो फ्रूट देंगे या फिर इंग्रेडिएंट्स देंगे तो इसी के साथ उनके बीज इवॉल्व नहीं कर पाएंगे बल्कि उनके बीज जो है वो शॉक में चले जाएंगे। फ्लेमी से कहता है कि ये तो बहुत अच्छा प्लान था, मुझे तुम लोगों ने पहले इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया। जबकि सिल्वर लाइन कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोगों ने उनके ज्यादा फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि ज्यादा फसलों के ऊपर हम लोग पाउडर नहीं छिड़का पाए और ऊपर से जब यहाँ पर उनके ज्यादातर बीज इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे तो उन्हें हमारे पर शक हो जाएगा, यानी कि उन्हें फसलों के ऊपर शक हो जाएगा कि उनके अंदर टॉक्सिन्स हैं। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम इस बारे में बात मत ही करो क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर सारी तैयारी नहीं की हुई, मैंने पूरे का पूरा प्लान स्टार्ट आउट किया हुआ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कैसे काम करने वाला है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका पूरा प्लान है क्या। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रोफेसर उन्हें अपने सीक्रेट के बारे में बताता है कि उनका प्लान क्या था। उनका प्लान ये था कि उन्हें यहाँ पर पॉइजन लेडी के पास एक स्पेशल पाउडर बनाया था जो कि टॉक्सिन था और उन्हें फसलों के अंदर फैला दिया। तो जब फसलों के अंदर वो पॉइजन चला गया तो इंसानों को इस बार में डिटेक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉइजन जो है वो कलरलेस है और साथ ही उसको वहाँ पर बिल्कुल महसूस भी नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर उनसे कहता है कि अब जबकि उनकी फसलें कंटामिनेट हो चुकी हैं और फिलहाल के लिए उनकी जितनी भी फसलें हैं उन सभी को कंटामिनेट करने के बाद उनके पास सारी की सारी फसलों को हार्वेस्ट कर लिया और उन्हें यहाँ पर इस बारे में पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आए के करते करते उनके जितने मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेशन स्टेज में जाने से पहले फेल हो जाएंगे और वो शॉक में चले जाएंगे। लाइन से कहता है इसका मतलब यह है कि हमारा जो तो मिशन था वो फेल नहीं हुआ बल्कि हमारा मिशन पूरी तरह से यहाँ पर पूरा हो चुका है और इस साल की उनकी जो हार्वेस्ट है यानी इस साल की उनकी फसल बर्बाद हो गई है। फ्लेमी से कहता है कि प्रोफेसर तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा कामयाब निकला क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 1-2 लोग ही मरे हैं जबकि हमने अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा किया है। जबकि पॉइजन लेडी उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ 1 साल की उनकी फसल बर्बाद हुई है, मेरे उस पॉइजन के अंदर एक एडिशनल फीचर भी था। तो फ्लेमी से कहता है कि अब यहाँ पर उसके अंदर कौन सा एडिशनल फीचर है। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि उसके अंदर डिलेड टॉक्सिन रिस्पॉन्स है, यानी कि उस पॉइजन के अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, लेकिन
जब वक्त आएगा तब वो काम करना शुरू करेगा। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए उसने एक्टिवेशन पूरी कर ली होगी। और इसी के साथ ही में प्रोडक्शन प्लांट का सीन दिखाता है कि मैनेजर जाओ को एक बंदा कहता है कि मैनेजर जाओ यहाँ पर देखो हमारी फसल का एक हिस्सा सूख गया है, लगता है कि जहाँ पर इसको कीड़ा लग गया है। तो वो वहाँ पर उस हिस्से को देखता है तो वहाँ पर वाकई में एक हिस्सा जो होता है वो सूख चुका होता है। तो मास्टर जाओ उन लोगों से कहता है कि जल्दी से सूखे हुए पेड़ पौधों को यहाँ पर से निकाल दो ताकि वो कीड़ा जो है बाकी को ना लग सके या फिर बाकी पौधे ना खराब हो। तो वो वहाँ पर उसे कहते हैं सर हम लोगों ने यहाँ पर चेक करके देख लिया है, हम चाहे यहाँ पर इनको जितनी मर्जी उखाड़ ले, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर इसकी नीचे की सोयल खराब होगी यानी कि मिट्टी खराब होगी जिसकी वजह से पॉइजन बाकी सभी में फैलता जा रहा है और सारे पौधे यहाँ पर गल सड़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद मैनेजर जाओ काफी हैरान होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन यहाँ पर से मशरूम फील्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर मशरूम जो होते हैं वो भी गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर से नेक्स्ट सीन ग्लेशियर सोल का दिखाया जाता है, वहाँ पर पानी का रंग काला होना शुरू हो जाता है। और यहीं पर से क्रिस्टल्स को दिखाता है कि क्रिस्टल्स का रंग जो होता है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनके जितने भी फील्ड्स होते हैं जिनके पर अटैक हुआ था वो सारी की सारी फसल अब दोबारा से खराब होना शुरू हो जाती है। तो फ्लेमी कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पॉइजन जॉन की रिप्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर बुरी तरह से असर करेगा। लेकिन इससे होगा क्या? तो पॉइजन लेडी उसे कहता है कि इससे ये होने वाला है कि नीचे की ग्राउंड जो है, नीचे की जमीन जो है बुरी तरह से खराब हो जाएगी। कम से कम अगले 5 साल के लिए उनकी जो जमीन है वो बिल्कुल खराब रहने वाली है। उनके प्रोडक्शन प्लांट्स अगले 5 साल के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी अपने लिए जड़ी बूटियां या फिर अपने लिए इंग्रेडिएंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफेसर उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सिंपली बताऊं कि अगले 5 साल के लिए वो लोग अपने मॉन्स्टर्स को इंटीग्रेशन स्टेज में या फिर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में इवॉल्व नहीं कर सकते। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी फसलें खराब है, उनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर पॉइजन है, तो वो यहाँ पर इस बारे में रिस्क नहीं लेंगे और अपने मॉन्स्टर्स को इवॉल्व करवाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा हो जाएगी, अगले 5 साल में हम लोग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्लेमी से कहता है कि प्रोफेसर जी तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर इंसानों के बच्चों को पढ़ाने की बजाय तुम्हें यहाँ पर आकर हमारा साथ देना चाहिए था और हम लोग कब के यहाँ पर इंसानों के ऊपर राज कर रहे होते। तो इसी के साथ प्रोफेसर उसे कहता है कि भाई तारीफें करना बंद करो और साथ उसे कहता है मेरी चाय ठंडी हो गई है, जल्दी से इसको गर्म कर दो। तो वो चाय को गर्म कर रहा था और साथ उसे कहता है कि प्रोफेसर मुझे एक और बात बताओ, तुमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में जाना था जहाँ पर बीस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ बीस्ट की बेस है, तो क्या तुम उनके बारे में जानकर क्या करने वाले थे? क्या वो भी हमारे प्लान का हिस्सा है? तो प्रोफेसर उसे कहता है कि हाँ वो भी मेरे प्लान का हिस्सा है। प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो फ्लेमी कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उनको हॉस्टेज बनाकर उनके साथ डील करने वाले हो। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं कि यही वजह है कि पिछले कई सालों से तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, तुम इंसानों का कुछ भी नहीं उखाड़ पाए, जबकि मैंने यहाँ पर सोच समझ का प्लान बनाया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में क्यों जानकारी निकाली थी और साथ ही वहाँ पर बीस के बेस के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाई थी? साथ ही वो सिल्वर लाइन से कहते हैं कि सिल्वर लाइन क्या तुमने अपनी जॉब को पूरा किया? तो वो कहता है हाँ सर मैंने यहाँ पर अपनी जॉब को पूरा किया, जो इंग्रेडिएंट्स आपने मुझे दिए थे वो मैं सही जगह के ऊपर जाकर रख आया हूँ। तो फ्लेमी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम लोग यहाँ पर अकेले में कोई ऑपरेशन कर रहे थे और सिल्वर लाइन को ये ऑपरेशन क्यों दिया गया, मुझे क्यों नहीं दिया गया? तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे रेड बाल जो है वो दूर से दिखाई दे देते हैं, इसी वजह से तुम्हें इस मिशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो वो कहता है तुम्हारे व्हाइट बालों का क्या, ये भी तो दूर से दिखाई दे देते हैं, फिर तुम यहाँ पर छुपकर कैसे गए? इसी के साथ प्रोफेसर उसे कहता है अच्छा ठीक है अपनी बातें बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर सिल्वर लाइन को क्या मिशन दिया गया था। यहाँ पर उन सभी 20 के बेस के बारे में मैंने तुमसे इसलिए इन्फॉर्मेशन मांगी थी क्योंकि मैं यहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानना चाहता था। उन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के बाद मैंने सही इंग्रेडिएंट्स जो थे उन मॉन्स्टर्स के सामने फेंकवा दिए ताकि वो मॉन्स्टर जो है वो इवॉल्व कर जाए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक बेस का दिखाया जाता है जहाँ पर लाइन्स लीडर बैठा होता है। तो लाइन्स लीडर कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी कुछ न्यूज सुनी है, मैंने सुना है कि यहाँ पर वेसल्स काफी कुछ अजीब कर रहे हैं। इसी के साथ एक सोल्जर भागता अंदर आता है और उसे कहता है सर एक बुरी खबर है। तो सोल्जर उसे कहता है बताओ क्या बुरी खबर है? तो वो कहता है सर पता नहीं क्या हुआ लेकिन हमारे बेस के अंदर जितने भी बीज थे जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे हुए थे वो सारे के सारे अपने आप इंटीग्रेशन स्टेज में इवॉल्व कर चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर इसका नुकसान ये होने वाला है क्योंकि बीज जब अपने आप इंटीग्रेशन स्टेज में इवॉल्व कर जाता है तो वो कभी किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो प्रोफेसर ने ये भी एक चाल खेली कि उसने सही तरह के इंग्रेडिएंट जो थे वो जंगली जानवरों के सामने फेंक दिए ताकि वो बीज खुद बहुत इवॉल्व कर जाए। जब ये सब कुछ होता है तो इसी के साथ ही हमारे ल्यू फेंग की टीम को ऑफिस में बुला लिया जाता है। तो मास्टर लू के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही बड़ी चाल खेल लिया, यहाँ पर जंगली जानवरों के सामने, जंगली बीज के सामने सही तरह के इंग्रेडिएंट्स फेंककर उनको इंटीग्रेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करवा दिया। अब वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं की जा सकती। यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो मास्टर यहाँ पर सही तरह के इंग्रेडिएंट्स खाकर इवॉल्व हो गए वो इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच गए, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं की जा सकती और जो फेल हो गए वो शॉक में चले गए हैं, यानी कि वो बेहोश पड़े हैं। मास्टर लू कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इस वक्त हम लोग बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड हुए हैं। एक तरफ हमारी सब्जियां, एक तरफ हमारे इंग्रेडिएंट्स और हमारी फसलें बर्बाद हो गई और दूसरी तरफ से हमारे मॉन्स्टर्स हमारे हाथों से निकल गए। तो मिस गाउलिंग कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के इस मूव से बहुत ज्यादा हैरान हुई हूँ। आखिर उनके पास इतना बड़ा मास्टर प्लानर कहाँ से आ गया कि उन लोगों ने इतना बड़ा प्लान बना लिया। हमारा ल्यू फेंग भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है उन लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया बल्कि हमारे बीज को भी यहाँ पर बुरी तरह से इंपैक्ट किया है। ड्रैगन भी वहीं पर बैठा था। ड्रैगन कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही बुरा नुकसान पहुंचा है। मुझे लगता है कि कम से कम अगले 3 से 4 साल तक हम लोग यहाँ पर दोबारा सब्जियां नहीं उगा पाएंगे। सब्जियां मतलब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है और ना ही यहाँ पर हम लोग अगले कुछ सालों तक अपने लिए बीज को इवॉल्व कर पाएंगे। तो ल्यू फेंग कहता है कि मैंने यहाँ पर इस बार में सोचा भी नहीं था कि वैसल इस तरह की चाल भी चल सकते हैं। लगता है कि उनके प्लान के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो जरूर है। ड्रैगन उसे कहता है कि आज से पहले जहाँ पर भी हम लोग वेसल्स को पकड़ने के लिए गए वहाँ पर हमें यही पता चला कि वेसल्स में से कोई भी मेन बंदा उनका सामने नहीं आता था, लेकिन जब से यहाँ पर फ्लेमी और उसके साथ वहाँ पर वो सिल्वर लाइन जो था वो हमारे सामने अपीयर हुआ उसके बाद से इतना पता चला है कि डेमी गार्ड जो है उसके कुछ खास वेसल्स हैं, कुछ ऐसे खास वेसल्स जो कि हायर लेवल के हैं और वो लोग जो है वो खास मिशन को पूरा करने के लिए ही निकलते हैं। उन्हें यहाँ पर पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर उनमें से किसी को पकड़ भी लिया जाता है जैसे कि वहाँ पर उस स्टील बंदे ने किया था, उसने अपने आप को पत्थर बना लिया था, अपने आप को सैक्रिफाइस कर
दिया था, यानी कि उनके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ से जिन वेसल्स को हम लोग पकड़ते हैं वो सभी लो लेवल के वेसल्स होते हैं, उनकी डायरेक्ट डीलिंग उनके साथ नहीं होती, यानी डेमिगॉड के साथ उनका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें वहां पर कोई रेड बालू वाला बंदा, यानी कि जिसे हम लोग फ्लेमी कहते हैं, वो उन्हें मिशंस देता है। मास्टर लून से कहते हैं लेकिन अब फिलहाल के लिए उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें भी अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना होगा। तो ग्राउंडलिंग उन लोगों से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि डेमिगॉड वापस आ गया है? तो वो कहते हैं कि नहीं, डेमिगॉड अभी वापस नहीं आया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वहां पर उस लड़के ने क्या कहा था जब वहां पर तुम्हारे पर अटैक करा था? उस लड़के ने तुमसे कहा था कि डेमिगॉड बहुत ही जल्दी जहां पर वापस आने वाले हैं। इसका मतलब है कि डेमिगॉड अभी तक वापस नहीं आया। लगता है कि वेसल्स को कोई ऐसा मिल गया है, कोई तेज दिमाग का बंदा मिल गया है जो कि उनके लिए जहां पर प्लानिंग कर रहा है, जो कि उनके लिए जहां पर ये सब कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों का आज के पास जो भी प्लान होने वाला है वो वेल को मारने का नहीं होगा, बल्कि वो हमें बर्बाद करने के बारे में होगा। वो हमें जहां पर पूरी तरह से कमजोर करना चाहते हैं। जब जहां पर उनका डेमिगॉड वापस आ जाए तब हम लोग जहां पर पूरी तरह से कमजोर हो जाएं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 153 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जहां पर अब आगे इनका प्लान क्या होने वाला है, या किस तरह से यहाँ पर मेन वेसल्स को पकड़ने वाले हैं, और डेमिगॉड की लोकेशन का क्या, क्योंकि वो भी अभी तक जहां पर इनको पता नहीं चली। और इससे अगली आग जो होने वाली है वो हमारी ग्रीन डेविल की होने वाली है, जो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बीच टेम्पलर के एपिसोड 154 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वेसल्स ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है, तो हमें भी जहां पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। तो गावलिंग उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि अब जहां पर उनका जो भी प्लान होने वाला है वो सारे का सारा इंसानों की बर्बादी का ही होगा। वो हमें जहां पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ताकि उनके डेमिगॉड के वापस आने से पहले वो हमें कमजोर कर दें। तो मास्टर लून से कहते हैं कि हमें भी जहां पर पहले हम डिफेंसिव खेल रहे थे, अब हमें ऑफेंसिव खेलना होगा, यानी कि अब हमें ढूंढ कर उन्हें मारना होगा। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो इसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मैं वो मदद करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर लू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हमें तुम्हारी में तो मदद चाहिए। तो ल्यू फेंग कहता है मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, तुम तो यहाँ पर सीरियस हो गए। तो मास्टर लू से कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर वाकई में तुम्हारी मदद चाहिए। अब जबकि यहाँ पर हम लोगों ने जिन लोगों को इंटेरोगेट किया, जिन वेसल्स को पकड़कर इंटेरोगेट किया, उन सभी की बातों से लगता है कि वो लोग यहाँ पर डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जब तक हम लोग यहाँ पर उनके हायर ऑफिशियल्स में से किसी एक वेसल को नहीं पकड़ लेते तब तक हमें डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और ऊपर से वो लोग हमें लोकेशन के बारे में खुद बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो सैक्रिफाइस करना पसंद करेंगे, ना कि यहाँ पर अपने डेमिगॉड का राज में बता दें। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि उनका डेमिगॉड इस वक्त किसी जगह के ऊपर बंदी है जहाँ पर से उसे आजाद होने का वो टाइम ले रहा है, या तो वो किस जगह के प्यार का कल्टीवेट कर रहा है ताकि वो कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आए सभी इंसानों को मारकर उनके ऊपर राज कर सके, या फिर सभी को मार डाले। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि या तो वो किसी जगह के ऊपर कन्फाइंड है, वो किसी जगह के ऊपर बंदी बना हुआ है जहाँ पर से वो सील में से बाहर नहीं निकल पा रहा, और उसे सील में से निकलने के लिए भी काफी सारे समय की जरूरत है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर उसकी करंट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तो फिर हमारे लिए ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग डेमिगॉड को ढूंढेंगे और उसी को खत्म कर देंगे। अगर डेमिगॉड को खत्म कर दिया तो सभी वेसल्स का हौसला टूट जाएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमें डेमिगॉड के लोकेशन के बारे में पता करना होगा, तो हमें उसके लोकेशन के बारे में ढूंढना होगा। ल्यू फेंग उनसे कहता है तुम यहाँ पर मुझसे चाहते हो कि मैं उसकी लोकेशन तुम्हें ढूंढ कर दूं? तो वो कहते हैं हाँ, यहाँ पर तुम ही डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में बता सकते हो। तो ल्यू फेंग कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर ये बात छेड़ी है तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला दूं कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेमिगॉड की लोकेशन के बारे में तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे ग्रीन डेविल ढूंढ कर देना होगा। तो मास्टर लू से कहता है किसी वजह से तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है, और ये बात भी इसी वजह से किया कि हमें यहाँ पर ग्रीन डेविल की लोकेशन के बारे में कुछ पिन पॉइंट्स मिले हैं। तब से तुमने कहा था कि तुम्हें ग्रीन डेविल की जरूरत है, तब से हमने यहाँ पर इस केस को रीओपन किया और उसको ढूंढने की कोशिश की, और हमारे रिसोर्सेज से पता चला है कि ग्रीन डेविल इस वक्त कहाँ पर है। तो ल्यू फेंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि देखो तो जरा, इन्हें अपनी जरूरत पड़ी तो इन्होंने ग्रीन डेविल को कितनी आसानी से ढूंढ लिया। और फिर साथ ही उनसे पूछता है कि बताओ इस वक्त वो कहाँ पर है। तो वो उसे नक्शे के मुताबिक बताते हैं। तो ड्रैगन उसे कहता है कि वो तकरीबन यहाँ पर से 150 माइल दूर है, अनफेडेड विलेज से 150 माइल आगे की तरफ। तो ल्यू फेंग कहता है कि ग्रीन डेविल इतनी दूर कैसे चला गया? तो इसी के साथ वो उसे बताते हैं कि हमारे खबरी ने वहाँ पर पाँव के निशान देखे। वो पाँव के निशान जो थे वो एक फान बेस के थे, एक फान बेस जैसा कि तुमने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बताया था कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम शायद हिया था। उस लड़की के पास एक डेड बेस था जो कि फान था, और उसी फान बेस का हमने पीछा किया, उसके पाँव के निशान को हमने पीछा किया, और उसके बाद पता चला कि वो उस डायरेक्शन में गया है। उसके ऊपर हमने काफी सारी फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी की है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद पता चला है कि वो एक फान के ही पाँव के निशान है, और साथ ही वो एक डेड फान है, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी बेस्ड है। ल्यू फेंग से कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि हिया का स्पिरिट मॉन्स्टर एक फान ही था, वो वहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि ग्रीन डेविल भी वहीं पर आसपास ही कहीं पर हो सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि जितना हम लोग यहाँ पर फान के चलने की स्पीड से अंदाजा लगा पाया, हमें लगता है कि वो इस एरिया के करीब है, यानी कि इस एरिया के आसपास वो कहीं पर है। हमने यहाँ पर 20 माइल के एक एरिया को कवर किया, 20 माइल के एक एरिया के अंदर जहाँ पर एक विलेज है वो वहाँ पर कहीं पर भी छुपा हो सकता है। तो ल्यू फेंग उनसे कहता है लेकिन ये एरिया तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या आप लोग यहाँ पर अपने स्काउट की मदद से एरिया को छोटा नहीं कर सकते? क्या आप यहाँ पर इसको और ज्यादा पिन डाउन नहीं कर सकते? तो मास्टर लू से कहता है कि हम लोग इसको और ज्यादा पिन डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। हम लोग यहाँ पर ग्रीन डेविल के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख रहे हैं। अगर ग्रीन डेविल को इस बारे में पता चल जाता है तो वो भाग जाएगा या फिर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, और हम लोग इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अपने जो अपना स्क्वाड है उसको वहाँ पर बिल्कुल भी आगे नहीं भेजना चाहते, कहीं ग्रीन डेविल को पता ना चल जाए और भाग ना जाए। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे कंसर्न्स को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, और ग्रीन डेविल ऊपर से बहुत ज्यादा स्नीकी है, वो बहुत ज्यादा समझदार भी है, और वो हमेशा के लिए वहाँ पर छुप जाएगा। तो मास्टर लू से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर इस तरह की बात है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक कमांड के लिए एक बंदा चाहिए जो कि हमारे इस मिशन को लीड कर सके। तो क्या तुम यहाँ पर हमारे इस मिशन को लीड करोगे? हम तुम्हें यहाँ पर बहुत ही काबिल लोग देंगे
देंगे जो कि तुम्हारे साथ वहाँ पर जाएंगे। तुम्हारा लियू फेंग कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसको बहुत ही लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, साथ ही इसको खुद यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। तो मास्टर लू कहते हैं तो क्या यहाँ पर तुम्हें हमारे एलिट्स की जरूरत नहीं है? तो लियू फेंग कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर आपके एलिट्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर टीम को कमांड करने वाला हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर दो बहुत ही भरोसेमंद लोगों का पता है जो मेरा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अपने कंपेनियंस को खुद चूज करूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में उस एरिया का दिखाया जाता है। तो हमारा लियू फेंग जो होता है वहाँ पर अपने फ्लाइंग बीस्ट को 20 किलोमीटर के रेडियस से पहले उतार देता है और वहाँ पर से नीचे पैदल उतर कर जा रहा था और कहता है कहीं ग्रीन डेविल को पता ना चल जाए, इसी वजह से मुझे काफी दूर लैंडिंग करना पड़ी। और इसी के साथ ही लियू फेंग ने वहाँ पर ब्लैक निंजा वाली ड्रेस पहनी होती है क्योंकि वो एक मिशन के ऊपर आया है। तो वहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है तो वहाँ पर सिस्टर भाई और यंग मास्टर भाई दोनों पहले से मौजूद होते हैं। तो मुझसे कहता है कि देखो तो यहाँ पर कितना लेट आया है। तो लियू फेंग कहता है कि ये क्या तुम लोग तो पूरी तैयारी से आए हो, अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं था इस जगह के ऊपर आना, इसलिए तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी करो, हमें इस मिशन को पूरा करना होगा। हमारा लियू फेंग कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है। तो मिस बाई से कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे अंकल जो थे वो मेटामॉर्फोसिस के स्टेज में अपने बीज को इवॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीज जो था शायद इंग्रेडिएंट्स के उसी मसला की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकला और वो शॉक में चला गया, जिसकी वजह से अंकल बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि ये उनकी छठी अटेम्प्ट थी। और इसी वजह से फादर और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब टॉप लीग में दोबारा से अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो अपने बीज को दोबारा से ग्रेशन स्टेज में दोबारा से इवॉल्व नहीं करवा पाते। और ऊपर से मेरे भाई का बीज भी यहाँ पर पीछे रह गया क्योंकि वो भी यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं करवा सकता जब तक कि अंकल नहीं कर लेते। तो लियू फेंग कहता है अच्छा ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर अंकल का बीज जो पूरे 1 साल के लिए अब यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में दोबारा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा, तो हम लोग टॉप लीग में दोबारा नहीं पहुंच सकते, पूरा 1 साल और लगेगा, उसके बाद हम लोग टॉप लीग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लियू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, सॉरी प्लीज मुझे माफ करना। तो अब हम लोग यहाँ पर 20 किलोमीटर के एरिया में उस ग्रीन डेविल को ढूंढने वाले हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पर स्प्लिट अप हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं? तो यंग मास्टर भाई से कहता है कितने एरिया, इतने बड़े एरिया में हम लोग यहाँ पर अलग अलग होकर कैसे उसे ढूंढेंगे, क्यों ना हम लोग यहाँ पर किसी फ्लाइंग मॉन्स्टर को यूज करें। यंग मिस भाई उन लोगों से कहते हैं कि जरा मुझे नक्शे की तरफ देखने दो, मैं यहाँ पर नक्शे के ऊपर देखकर तुम्हें बताती हूँ कि वो कमीनी हिया इस वक्त कहाँ पर हो सकती है। या तो इस वक्त हिया कंट्रोल में होगी या तो इस वक्त ग्रीन डेविल होगा, वो ही कंट्रोल में होगा। तो उनको क्या लगता है कि इस एरिया को यहाँ पर ग्रीन डेविल ने सिलेक्ट किया होगा अपने छुपने के लिए या फिर हिया ने सिलेक्ट किया होगा अपने छुपने के लिए, क्योंकि हिया ने यहाँ पर उस ग्रीन डेविल के साथ इसीलिए हाथ मिलाया था क्योंकि वो अपने मास्टर यानी कि उस विलेज चीफ के उसी नजरिए से बिलीव को जिंदा रखना चाहती थी कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को जिंदा कर रहे हैं और मॉन्स्टर्स के साथ उनके हंटर्स को एक और दिन जीने का मौका मिलता है। ग्रीन डेविल जो है वो ग्रैमी गार्ड के लिए अपनी एक आर्मी क्रिएट करना चाहता है, वो यहाँ पर डेड मॉन्स्टर्स के साथ ज़ोंबी मॉन्स्टर्स के साथ एक आर्मी क्रिएट करना चाहता है ताकि ग्रैमी गार्ड को यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। साथ ही वो लोग वहाँ पर मैप को गौर से देखते हैं, जब वो मैप को गौर से देखते हैं तो मिस भाई उन लोगों से कहते हैं कि मुझे इस बारे में पता है, कभी इस जगह के ऊपर एक बहुत ही महान किंग लेवल का ड्रैगन हुआ करता था और जिसका वो बीज था वो बीज के साथ साथ उसे भी यहीं पर इसी जगह के ऊपर दफनाया गया था। उसका मकबरा यहीं पर इसी जगह के ऊपर अंडरग्राउंड है, यानी कि इसी विलेज के अंडरग्राउंड में एक मकबरा बनाया गया है, एक बड़ी सी केव है जिसे हम लोग टॉम भी कह सकते हैं। उस टॉम के नीचे ही उस बड़े से ड्रैगन किंग को दफनाया गया है। मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि इस वक्त हिया नहीं बल्कि ग्रीन डेविल उसके पूरे कंट्रोल में, ग्रीन डेविल जहाँ पर उस बड़े से किंग लेवल के ड्रैगन को जिंदा करने के लिए आया होगा, क्योंकि इस अंडरग्राउंड टॉम के अंदर ना सिर्फ ड्रैगन है बल्कि और भी बहुत सारे डेड मॉन्स्टर्स हैं। बहुत सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर जिंदा दफना दिया गया था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर मरने के बाद दफनाया गया था। लगता है कि ग्रीन डेविल इन सभी को जिंदा करने के लिए वहीं पर अंडरग्राउंड टॉम के अंदर ही गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 154 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में ग्रीन डेविल इन अंडरग्राउंड में मिलने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, बीस्ट एम्पर के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लोग 20 किलोमीटर वाले उस रेडियस के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि ग्रीन डेविल जहां पर छुपा हुआ हो सकता है। सिस्टर भाई लोगों को बताती है कि कभी इस जगह के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन किंग रहता था, एक ड्रैगन किंग को यहाँ पर दफनाया गया था, उसकी कब्र यहीं पर नीचे है। यहाँ पर नीचे एक बहुत ही बड़ा मकबरा है, यानी एक बहुत बड़ा टॉम है, उस टॉम के अंदर बहुत सारे बीस्ट है जिनको दफनाया गया था। लगता है कि डेविल यहाँ पर उन्हीं को जिंदा करने के लिए आया होगा, तो हमें इस अंडरग्राउंड डंजन को ढूंढना ही होगा। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है जो तुम यहाँ पर जो बात कह रही हो उसका मतलब क्या हो सकता है। तो इस बात का मतलब तो यही निकलता है कि इस वक्त सिस्टर हिया जो है वो इसे ग्रीन डेविल को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि ग्रीन डेविल इसको कंट्रोल कर रहा है। तो सिस्टर भाई से कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि सिस्टर हिया जिस तरह की आइडियोलॉजी रखती थी वो कभी भी ग्रीन डेविल को इस जगह के ऊपर लेकर नहीं आएगी। तो वो उनसे बताती है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को जिंदा करने के लिए आई है। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि ग्रीन डेविल ने सिस्टर हिया को पूरी तरह से पोजेस कर लिया, जिस तरह से मास्टर जूडो को पोजेस किया हुआ था। और इसी के साथ ही अपने पास से अपना गोल्डन कंपास निकालती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्शंस के बारे में बता सकती हूँ, पहले मुझे यहाँ पर चेक करने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो उसके इंटरेस्ट में कहाँ पर मिलने वाली है। तो वो उनसे कहते हैं क्या तुम दोनों को यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि नहीं मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो। तो वो कहती है क्या तुम दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग इतनी आसानी से कैसे मान गए। तो वो दोनों से कहता है कि हर बार जब भी तुम यहाँ पर अपने गोल्डन कंपास को यूज करके गैस करती हो तो बिल्कुल ठीक ही होता है। तो मास्टर भाई भी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम हमेशा ठीक ही होती हो। इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम लोग यहाँ पर फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर साथ ही उनसे कहती है कि इसका मतलब ठीक है आज से बाद से तुम लोग मेरे गुलाम हो, जो भी मैं तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं हमेशा सही होती हूँ। तो लियू फेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब जल्दी से यहाँ पर इसको स्टार्ट करो, तुम यहाँ पर लोकेशन ढूंढना स्टार्ट करो। साथ ही अपने पास से वो एक थैला
निकालता है और उसके अंदर से उसी छोटे एल्फ को निकालता है जो कि उसने स्पेशल बनवाया था येलो डेविल की बारी। और त्यांशु से कहता है कि त्यांशु तुम इसके साथ बॉन्डिंग कर लो, जब जहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी तुम इसको यूज करना। साथ ही मुझे कहता है कि मैं तुम्हें सारी की सारी बात बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये इंचैंटमेंट एल्फ होता है। तो लास्ट टाइम हम इसको नहीं देख पाए थे कि इसको कैसे यूज किया जाता है, लेकिन इस बार मैं आपको जरूर बताऊंगा इसे कैसे यूज करते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। सिस्टर भाई अपने कंपास को फॉलो करते हुए उस जगह के ऊपर लेकर आती है जहाँ पर उसे शक होता है कि यहीं कहीं पर उसकी एंट्रेंस हो सकती है, जो अंडरग्राउंड डंजन है। यंग मास्टर भाई जो होता है वो आगे चल रहा था ताकि वो ज़ॉम्बीफाइड मॉन्स्टर्स को स्क्रीन कर सके, जबकि मिस भाई जो होती है वो ल्यूफेंग से कहती है कि ठरकी मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे सेक्टर में आई थी उस वक्त हमने वहाँ पर एक डील की थी। मैंने तुम्हारी बड़ी सी वेलफिश के साथ एक डील की थी कि तुम्हारी वेलफिश जो है मेरी वेलफिश को आकर मिल सकती है, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि मेरी वाली लड़की है और तुम्हारे वाला लड़का है। लेकिन तुम पूरा 1.5 महीना हो गया और हमारे पास आए नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि 1 महीने के बाद वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना और अपनी वेल को भी उससे जरूर मिलवाना। तो ये बात सुनने के बाद मां ल्यूफेंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पे से क्या बहाना बनाऊं, और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें बताना है कि तुम्हारे अंकल जो है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम्हारे सेक्टर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। इसी वजह से मुझे लगा कि वहाँ पर जाना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। और वैसे मैं पूरे 1 महीने के लिए क्लोज डोर ट्रेनिंग में गया हुआ था, और जैसे मैं क्लोज डोर ट्रेनिंग से बाहर निकला इसी के साथ ही लाइस की तरफ से मुझे प्लांट प्रोडक्शन के लिए एक मिशन पर जाना पड़ा, और वहाँ पर से वापस आने के बाद तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। मिस्टर भाई से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं समझ सकती हूँ, मैं इन बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्फिश इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से अपसेट होगी, और मेरी वाली तो बहुत ज्यादा अपसेट है। वो भी यहाँ पर तुम्हारी वाली वेल से मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने उन दोनों की दोस्ती करवाई थी, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते होंगे। तुम्हारी ल्यूफेंग की वेल जो होती है उसके अंदर से वहाँ पर चला रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। तो ल्यूफेंग कहता है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा और दोनों वेल्स को आपस में जरूर मिलाऊंगा। तो सिस्टर भाई से कहते हैं हाँ ठीक है। अब ये हुई ना बात, मुझे ये बात काफी ज्यादा पसंद आई, और इसी के साथ ही वो लोग चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सिस्टर भाई कहता है कि तुम्हारी इस लोकेशन के मुताबिक हम लोग उस डंजन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जहाँ पर कम से कम एक एंट्रेंस होनी चाहिए जहाँ पर से हम लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पर वो एंट्रेंस कहाँ पर से मिलेगी? तो सिस्टर भाई से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पर एंट्रेंस में कहाँ पर मिलने वाली है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस तरह के अंडरग्राउंड डंजन्स के अंदर हमारे जैसे विजिटर्स के आने के लिए कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं होती जहाँ पर से हम लोग एंटर हो सके। सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट पैसेज होता है, हमें उस सीक्रेट पैसेज को ढूंढना होगा। सिस्टर भाई से कहती है कि यहाँ पर कोई ना कोई बैक डोर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इस तरह के डंजन्स को बनाते हैं वो हमेशा इस तरह के बैक डोर्स बनाते हैं। एक सीक्रेट डोर होता है जहाँ पर सेंटर हुआ जा सकता है। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि ये कब से कॉमन नॉलेज होना शुरू होगी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है किसने किसी टॉम रीडिंग नॉवल के बारे में पढ़ा होगा, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा होगा। और इसी के साथ ही वो तीनों वहाँ पर से अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पर उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पर ढूंढ रहे हैं इसी के साथ उन्हें वो छोटा जॉन मॉन्स्टर वहाँ पर मिल जाता है। तो सिस्टर भाई उन लोगों से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे हिया का स्पिरिट मॉन्स्टर मिल गया है, जल्दी से भागते हुए यहाँ पर। और वो लोग उसका पीछा करते हैं। तो सिस्टर भाई भागते हुए उसके पीछे जाती है। उसी के साथ ही वो जॉन मॉन्स्टर जो होता है उसी के साथ ही वो एक घड़े के अंदर जंप लगा देता है। तो वहाँ पर वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो तो अंदर चला गया, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? तो यंग मास्टर भाई कहता है कि यही वो सीक्रेट पैसेज है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, क्या यहीं से एंटर हुआ जा सकता है? तो वो कहते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो मास्टर ल्यू उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हिया जैसी लड़की जो थी वो बहुत ज्यादा पतली थी, तो वो इसके अंदर फिट होगी और यहाँ पर से अंदर चली गई होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कैसे जाएंगे? तो इसी के साथ ही हमारी यंग मिस बाई जो होती है उसके अंदर जंप लगा देती है और कहती है अगर हिया इसके अंदर जा सकती है तो फिर मैं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसकी तरह काफी ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हूँ। लेकिन जैसे वो जंप लगाती है उसके वो बड़े बड़े वहीं पर अटक जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाती। वो कहती है कि लगता है कि मैं उसकी तरह बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। तो मास्टर ल्यू उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों भी यहाँ पर इसके अंदर फिट नहीं हो पाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें? तो यंग मास्टर भाई कहता है कि ना मैं यहाँ पर अपने डाबाई को यूज करते हुए इसको ड्रिल करूंगा, होल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। तो मिस भाई उनसे कहता है कि नहीं ऐसा मत करना, अगर तुम लोग यहाँ पर ये करोगे तो फिर डंजन गिर जाएगी, क्योंकि नीचे की डंजन जो वो काफी कमजोर हो चुकी होगी, तुम्हारे डाबाई से उसकी दीवारें टूट सकती हैं और हम लोग यहाँ पर ग्रीन डेविल को जिंदा पकड़ने के लिए आए हैं। तो ल्यूफेंग कहता है तो फिर ठीक है, यहाँ पर मेरी प्यूनी काम आएगी। और इसी के साथ ही वो अपनी फिश को रिलीज करता है और उसके इनर वर्ल्ड एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हुए कहता है मैं पहले अंदर जाऊंगा और उसके बाद तुम लोग पीछे आ जाना, मैं इसकी इनर स्पेस के अंदर से दूसरी तरफ निकलने वाला हूं। और वो इनर स्पेस को वहां पर अंदर भेजता है, दूसरी स्पेस के अंदर से अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उन्हें इशारा करता है और वो लोग भी वहां पर से अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वहां पर काफी अंधेरा होता है और वो अपने स्टील बॉल मॉन्स्टर को यूज करते हुए आग जलाता है और कहता है जल्दी से अंदर आ जाओ, अपनी पूरी बॉडी को लेकर अंदर आ जाओ, क्योंकि हम लोग स्टॉर्म के अंदर पहुंच आए हैं। तो वहां पर पहुंचने के बाद यंग मास्टर भाई कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, तुम्हारे स्टील बॉल के साथ इतनी लाइट नहीं हो रही। इसी के साथ ही हमारी यंग मिस जो होती है वो अपने स्नेक को रिलीज करती है, उसके ऊपर जो फायर स्केल्स होते हैं वो उनको चमकाता है, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। इसी के साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं, जब उन्हें वहां पर रोशनी के साथ सामने दिखाई देता है तो वो फन मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है। तो वो फन मॉन्स्टर जो होता है वहां पर एक पैसेज से अंदर चला जाता है। जब वो वहां पर से अंदर चला जाता है तो यंग मिस भाई कहते हैं वो तो अंदर जा रहा है, हमें इसके पीछे जाना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग उसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे वो उसके पीछे जा रहे होते हैं वैसे वैसे आगे से रास्ता नैरो होता जाता है, यानी कि वो रास्ता जो होता है वो आगे से पतली गली में चेंज हो जाता है और वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी इस गली को पार करके नेक्स्ट चैम्बर में पहुंचने वाले हैं। ये इस तरह के सिस्टम भी बनाए जाते हैं जहां पर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, वो भूल भुलैया की तरह होते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें वो फान मॉन्स्टर वहां पर दिखाई देता है कि वो खड़ा होता है। ल्यूफेंग कहता है कि अब इस फान को क्या हो गया, ये यहाँ पर इतना खड़ा क्यों है? यंग मिस बाई से कहते हैं कि जरा गौर से देखो, जहाँ पर जिस टाइल के ऊपर खड़ा है वो टाइल दबी हुई है, इसका मतलब यह है कि जहाँ पर कोई सीक्रेट चेस बोर्ड वाला स्पेशल ट्रैप लगाया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर किसी ऐसी टाइल के ऊपर पाँव रखते हैं जो कि गलत हुई तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग मरने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो फान मॉन्स्टर जो है उसे ग्रीन डेविल ने स्पेशली इस तरह से ट्रेन किया होगा, उसे यहाँ पर एग्जैक्ट टाइल्स के बारे में पता है कि कहां पर से गुजरकर आगे जाना है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर गलती करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। मिस्टर बाई से कहता है कि
अब ये चेस बोर्ड ट्रैप क्या होता है, तो हम इस बायो से कहते हैं कि चेस बोर्ड ट्रैप जो होता है इस तरह से बिछाया जाता है कि यहाँ पर टाइल्स को चेस बोर्ड की तरह ही बनाया गया होता है, क्योंकि टाइल्स जो होती हैं ये हमेशा चेस बोर्ड की तरह ही होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ टाइल्स सेफ होती हैं और कुछ टाइल्स ऐसी होती हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैप को एक्टिवेट करती हैं। तो मोस्टली यहाँ पर ज्यादा टाइल्स जो होती हैं वो यहाँ पर ट्रैप को एक्टिवेट करने वाली होती है। हमें सही सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको पार करके जा सकते हैं। तो मिस बाई उनसे कहती है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि वो फार्म मॉन्स्टर जो है वो आधे रास्ते में पहुंच चुका है और हमें नहीं पता कि उससे पहले यहाँ पर कौन कौन सी टाइल के ऊपर वो पावर आकर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग गलती से किसी ट्रैप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। तो अब ये लोग यहाँ पर से पार कैसे जा पाएंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।